सियासत का खेल इंतहाई अजीब खेल है जो दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, भाई को भाई तक का दुश्मन बना देता है। आज की इस वीडियो में इस खेल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी के बारे में आपको बताया जाएगा जिसकी जुबान तक काट दी गई और फिर उसने उस केस से जुड़े हुए डॉक्टर और इंस्पेक्टर तक को कत्ल कर दिया गया, यानी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के साथ ये जुल्म क्यों रवा रखा गया और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वजूहात थी कि जेल में आसिफ अली जरदारी की जुबान काट दी गई? लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ हम आसिफ अली जरदारी की जिंदगी के चंद अहम पहलुओं के बारे में भी आपको बताएंगे। जेल में आसिफ जरदारी की जुबान किसने और क्यों काटी थी, इसके पीछे ईमा किसकी थी और हकीकत क्या है? 1997 में इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बेरहमाना केसेस बनाकर उनके पीछे पड़ जाने का काम इंसदादे बदउनवानी के काम पर मामूर सेनेटर सैफुर रहमान को सौंपा। सैफुर रहमान के ज्यादातर केसेस जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थे, जिनका ताल्लुक बेनजीर की 1993 से 1996 तक रहने वाली हुकूमत से था। इसी अरसे के दौरान 1993 और 1996 में पनामा पेपर्स में मौजूद 5 में से 4 फ्लैटों को लंदन के उस महंगे इलाके में ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदा गया था। फिर 2 दहाइयों बाद पनामा पेपर्स में इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये कंपनियां शरीफ खानदान की मलकियत हैं। चौकस और सुर्ख आंखों के साथ भुट्टो साहिबा रातों रात दुबई से परवाज पकड़कर वहां पहुंची थी। उन्होंने दरखास्त की कि उनके शौहर पर होने वाले मुबैना तशद्दुद पर उनका रद्द अमल रिकॉर्ड करवाया जाए। कहा जाता है कि जरदारी जब कैद में थे तब नवाज शरीफ के तैनात करदा पुलिस एहलकारों ने उनसे जुर्म कबूल करवाने के लिए उनकी जुबान काट दी थी। आसिफ जरदारी रिहा होकर इलाज के लिए बाहर चले गए और फिर वतन वापस आए और जब 2008 में उनकी हुकूमत कायम हुई तो एनआरओ खत्म कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने अपने ऊपर मुकदमात बहाल करा लिए और फिर सदर बनने के बाद अदालतों में पेश होते रहे। आसिफ अली जरदारी ने बहुत सारे मामलात में बहुत सारी जगहों पर ये बात भी की कि मुझ पर जुल्म किया गया, मेरी जुबान काटी गई और मुझे तबाह बर्बाद करने की साजिशें भी की गई। साथ ही साथ अदालत में भी ये बात मशहूर की गई कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की है, हालांकि ऐसा नहीं था। अदालत ने साबित किया था कि मैंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे मारने की धमकियां दी जाती थीं और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि मैं अब उनकी बात मान लूं। आसिफ अली जरदारी की जिंदगी में 1990 से 2004 तक के 14 बरस आसिफ अली जरदारी की जिंदगी के सबसे हंगामा खेज साल हैं। बेनजीर भुट्टो के पहले दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगने शुरू हुए और उन पर मिस्टर 10% का खिताब चिपकाने की कोशिश भी की गई और शायद ये बात हकीकत के मुतरादिफ भी थी, क्योंकि वाकईतन ऐसा लगता था कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम होता था आसिफ अली जरदारी उसमें से अपना 10% शेयर पहले से ही कह देते थे कि उन्हें दे दिया जाए। सबसे पहले 1990 में उन्हें सदर गुलाम इसाक खान के दौर में एक बरतानवी ताजिर मुर्तजा बुखारी की टांग पर बम बांधकर $8 लाख ईंटने की साजिश के इल्जाम में हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें गुलाम इसाक खान ने बाद में आसिफ जरदारी को रिहा कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम इसाक खान ने बेनजीर और आसिफ जरदारी पर करप्शन के 19 रेफरेंसेस फाइल किए, लेकिन उनमें से कोई साबित नहीं हो सका। जाने इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन मुकदमात उनके खिलाफ होते रहे। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में आया। नवाज शरीफ हुकूमत के दूसरे दौर में उन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सजाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निजाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने, स्विस कंपनी SGS को टेक्नोलॉजी, दुबई के ERY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टर की खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मिराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉकवुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह उनकी फहरिस्त भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हजार एकड़ कीमती ज़रई और कमर्शियल अराजी खरीदी।
6 शुगर मिलों में हिस्स लिए, बर्तानिया में 9, अमेरिका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की, जबकि अपनी पुरस्कार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार कोई 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। इस दौरान में उन्होंने तकरीबन 10 साल कैद में काटे और 2004 में सारे मुकदमात में बरी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। कौमी मफाहमत फरमान, जिसे NRO कहा जाता है, 2007 में आया। इसके मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान में कौमी एहतसाब दफ्तर ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर की हुकूमत के जमाने में $1.5 बिलियन के नाजायज असासे हासिल करने के इल्जामात हैं। गुलाम इसाक खान से लेकर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ तक की हुकूमतों ने अंदरून और बैरून मुल्क में इन इल्जामात, रेफरेंसेस और मुकदमात को आगे बढ़ाने के लिए एक खतीर रकम खर्च की। आसिफ जरदारी तकरीबन मिलाकर 11 बरस जेल में रहे और जेल में भी आसिफ जरदारी मरकज़े तवज्जो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए कई काम किए, जिनमें खाने और कपड़ों की तकसीम और नादार कैदियों की जमानत के लिए रकम का बंदोबस्त भी शामिल रहा। दौरान कैद उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ, लेकिन नतीजा ना ही कोई निकलना था और ना ही कोई निकला। सियासत से आसिफ जरदारी का सन 80 के वस्त तक दूर दूर तक वास्ता नहीं था। आसिफ अली जरदारी एक इब्तदाई तालीम हासिल करने वाला जो LK अडवाणी, मोहम्मद खान जुनेजो, शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह सेंट पीटर्स स्कूल कराची में उसने इब्तदाई तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें दादू में कायम कैडेट कॉलेज पटारो से 1974 में इंटरमीडिएट की तालीम दिलवाई गई। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे में भी दाखिला लिया। आसिफ जरदारी अवाइल उम्र से ही यारों के यार, शख्सियत के हामिल के तौर पर कराची के मुतमव्विल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में शौकीन मिजाज कमसिन आसिफ ने फिल्मसाज सजाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। फिल्म के हीरो हनीफ और हीरोइन सूफिया थी, लेकिन ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। जैसा कि पहले बताया कि सियासत से आसिफ जरदारी का सन 80 के वस्त तक दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं था। बस एक सुराग ये मिलता है कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने भी नवाब शाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए। उसी जमाने में आसिफ जरदारी ने वजीर आला गौस अली शाह के एक वजीर सैयद कोडल शाह के मशवरे से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी हाथ डाला, लेकिन उस शोबे में आसिफ जरदारी सिर्फ 2-2.5 बरस तक ही मुतहर्रिक रहे। 1987 आसिफ अली जरदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था, जब उनकी सौतेली वालदा टीमी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो के साथ आसिफ का रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकारीब में शुमार होती है, जिसका इस्तकबालिया अमीर तरीन इलाके क्लिफ्टन के साथ साथ गरीब तरीन इलाके लियारी के किकरी ग्राउंड में भी मुनक्किद हुआ और उमरा के शाना बशाना हजारों आम लोगों ने भी शिरकत की। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी अंदोहनाक वाक़े के बाद बेनजीर भुट्टो और उनके लाखों सियासी परस्तारों के लिए ये पहली बड़ी खुशी थी। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो बरसरे इख्तिदार आई तो आसिफ जरदारी भी वजीर आजम हाउस में मुंतकिल हो गए और उनकी सियासी जिंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकने कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरान वजीर आजम मीर बलखशीर मजारी की काबीना में वजीर बने। फिर बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकने कौमी असम्बली और वजीर माहौलियात और सरमायाकारी रहे। 1997 से 99 तक सेनेट के रुकन भी रहे। हालांकि आसिफ अली जरदारी से शादी 3 शर्तों पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 3 शराइत रखी थी। एक कौमी अखबार के मुताबिक उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आसिफ अली जरदारी शादी के बाद बेनजीर भुट्टो का नाम इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी आसिफ अली जरदारी का नाम बेनजीर भुट्टो के नाम के साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि बेनजीर भुट्टो नहीं बल्कि बेनजीर जरदारी कहलाएं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरी सियासत का मरकज क्लिफ्टन और अल मुर्तजा रहेंगे, जरदारी का घर मेरी सियासत का मरकज नहीं होगा। नंबर 3, सियासत सिर्फ मैं करूंगी, आसिफ अपना बिजनेस करेंगे और आसिफ समेत जरदारी खानदान का कोई फर्द सियासत में नहीं आएगा। इन शराइत को आसिफ और जरदारी खानदान ने
बखुशी तस्लीम कर लिया और मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। उसके बाद क्या होता आया, क्या नहीं होता आया, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें।